नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। कक्षा 8 के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्याएं। उसके अंदर हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, उनका योग, उनका गुणन, उनकी भाग। ठीक है, अब हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ विशेष परिमेय संख्याओं के बारे में, इसके निरपेक्ष मान के बारे में, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर्स, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ में बच्चों आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, वीडियोस में पढ़ाया गया समझ में आ रहा हो, तो वीडियोस को लाइक करते रहिए, इन्हें अपनों के साथ शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें आपके विषय से, आपके क्लास से संबंधित। अब हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान की। निरपेक्ष मान समझिएगा जरा इसे कि निरपेक्ष मान होता क्या है। ये निरपेक्ष मान है क्या? निरपेक्ष मान का मतलब होता है कि परिमेय संख्या में आपको केवल संख्यात्मक मान लेना होता है, उसके चिन्ह से आपको कोई मतलब नहीं होगा। यानी कि अगर आपको कोई संख्या दे रखी है, कोई भी परिमेय संख्या दे रखी है, ए दे रखी है, और आप उसका निरपेक्ष मान निकालना चाहते हैं, तो निरपेक्ष मान निकालने का तरीका है, उसे लिखते हैं इन दो वर्टिकल लाइंस, दो खड़ी लाइनों के बीच में लिखते हैं। इसे मोड भी बोलते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा ए, केवल संख्यात्मक मान। यदि ये -a भी है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, निरपेक्ष मान निकालना चाहते हैं, तो भी आपके पास आएगा a। तो यहाँ पर एक परिणाम निकल के आया कि अगर हम इन्हीं दो परिमेय संख्याओं का जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, -3/5 है, इसका निरपेक्ष मान आपसे पूछा जाए तो ये आपके पास 3/5 आएगा। और यदि मैं आपको कहूँ कि 3/5 का निरपेक्ष मान, तो वो भी आपके पास 3/5 ही आएगा। निरपेक्ष मान का मान मतलब मैंने आपको बताया कि केवल संख्यात्मक मान आपको लेना है, उसके चिन्ह से वो प्लस का है या माइनस का है, उससे आपको कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट आपके सामने निकल के आया कि एक निरपेक्ष मान के लिए, यानी कि 3/5, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक निरपेक्ष मान है कि दो संभव परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। यानी कि किसी एक निरपेक्ष मान को जो आपको प्राप्त हो रहा है, उसके लिए दो संभव परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, इनका निरपेक्ष मान एक ही होगा, समान ही होगा। ठीक है, तो निरपेक्ष मान आपकी समझ में आया होगा। अब हम कुछ इस पर जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, उन्हें देखते हैं, वो क्या होते हैं। सबसे पहले निरपेक्ष मान के लिए जो समझ में आ गया होगा आपका निरपेक्ष मान क्या है, केवल चिन्ह को छोड़ देना है, चिन्ह उसके पास जो भी कुछ है। हम अब रिजल्ट्स की बात करते हैं, निरपेक्ष मान के लिए कुछ परिणाम की बात करते हैं जिन्हें आपको याद रखना है। उसे आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेंगे। सबसे पहली बात, किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव साइड के साथ नहीं आता। ये तो आपको बता ही दिया कि निरपेक्ष मान का मतलब है केवल संख्यात्मक मान लेना, वो हमेशा आपके पास धनात्मक ही प्राप्त होगा। तो निरपेक्ष मान, पहला रिजल्ट आपके पास है कि निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, दूसरा रिजल्ट, शून्य का निरपेक्ष मान, जितना भी जो भी शून्य हो गया, तो शून्य का आपको निरपेक्ष मान निकालने के लिए कहे तो वो शून्य ही होगा। शून्य का निरपेक्ष मान नहीं होगा। शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होगा। ये दूसरा रिजल्ट था। तीसरे रिजल्ट की बात करते हैं, जितनी भी शून्येतर संख्याएं होंगी, शून्येतर मतलब नॉन जीरो नंबर जितने भी होंगे जो जीरो के इक्वल नहीं होंगे, उनका निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होगा। नॉन जीरो जितने भी परिमेय संख्याएं आपकी होंगी, शून्येतर बोलते हैं जिन्हें आप, शून्येतर संख्याओं
शून्येतर परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान धनात्मक होगा। ये आपके पास इसका तीसरा रिजल्ट था। चौथे रिजल्ट की बात करते हैं। अभी अभी हमने आपको एक परिणाम दिखाया कि अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए यानी कि निरपेक्ष मान के लिए हमेशा दो संभव परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। किसी निरपेक्ष मान के लिए या निरपेक्ष संख्या के लिए दो संभव परिमेय संख्याएं या दो परिमेय संख्याएं संभव हैं। ठीक। नंबर 5, पांचवा रिजल्ट है आपका प्रत्येक परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक होता है। ये तो हमने लिख दिया, जितनी भी शून्येतर संख्याएं होंगी। तो इन चार रिजल्ट को आप अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। एक बार फटाफट फिर दोबारा रिपीट करते हैं। किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, हमेशा धनात्मक ही होगा। ये आपका जो पहला और तीसरा रिजल्ट है लगभग एक जैसा है। दूसरी मेन बात है आपकी कि शून्य का परिमेय जो निरपेक्ष मान होगा, शून्य क्योंकि एक परिमेय संख्या है, इसका निरपेक्ष मान आपका हमेशा शून्य ही होगा। और चौथा रिजल्ट आपका जो है वो है कि अगर आपके पास निरपेक्ष मान है और आपसे पूछा जाए कि संभव जो आपकी परिमेय संख्याएं हैं ये किन परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान है, तो वहां पर आपकी दो संभव परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे। आसान एक्सरसाइज है, यदि कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया है तो अब एक्सरसाइज बहुत आसान है। 1H आपकी निरपेक्ष मान पर आधारित प्रश्नावली है। पहला ही प्रश्न देखते हैं इसका। पहले प्रश्न में आपको दे रखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो निरपेक्ष मान ज्ञात करते चलते हैं। पहली संख्या आपको दे रखी है 15/7। निरपेक्ष लिखने का तरीका आपको बता ही रखा है। केवल संख्यात्मक मान लेंगे, चिन्ह जो भी है उसके पास उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट ये है आपके पास मॉडल्स के अंदर माइनस में 11/8। इसका निरपेक्ष मान आपको ज्ञात करना है तो 11/8 आ जाएगा। चिन्ह को आपको छोड़ के चलना है। थर्ड पार्ट फिर इसी तरीके से। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है -19/-23। वैसे तो ये आपका एक धनात्मक परिमेय संख्या है, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, परंतु हमने आपको पहले ही बताया कि कितने भी माइनस इसके अंदर दे रखे हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो केवल संख्यात्मक मान यानी कि 19/23 बाहर निकालना है। 19/23 हमें बाहर चाहिए, वो आपका हमेशा धनात्मक होगा। चौथा पार्ट फिर इसका ये आपको दे रखा है -8/19 और इसका निरपेक्ष मान आपके पास कितना हो जाएगा 8/19। ये निरपेक्ष मान आपके हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे धनात्मक ही प्राप्त होंगे आपको। दूसरे प्रश्न में दे रखा है सरल कीजिए। तो जो निरपेक्ष मान के अंदर संख्याएं दे रखी हैं परिमेय, तो उनमें जोड़ना दे रखा है, घटाना दे रखा है, गुणा दे रखी है, भाग दे रखी है। तो पहले उसे अंदर से सॉल्व कर लेंगे, फिर सॉल्यूशन जो भी आएगा वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि निरपेक्ष मान उसका सदैव ही आपको धनात्मक प्रयोग करना है। परिणाम यानी कि हमेशा धनात्मक ही आना है। जैसे फर्स्ट पार्ट ही आपको दे रखा है, ये प्रश्न आपको करवा रखे हैं 3/5 और माइनस में 2/3। तो मुख्य मुद्दा है इसमें अंदर वाली संख्याओं को हल करना। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू लघुत्तम ले लेंगे, 5 का और 3 का 15 हो जाएगा। हर की भाग करते हैं, तो लघुत्तम आपके पास आया 5 किया 15 और 3 की फिर ऊपर गुणा करेंगे, 3 किया 9। इसी तरह 3 की भाग करेंगे 15 में कितनी बार चलेगा 5 बार चलेगा और 5 के ऊपर गुणा करेंगे माइनस में 10। तो ये हमारे पास आया निकल के 9 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा बटे में 15। और निरपेक्ष मान अगर इसका हमें याद करना है तो 1/15। निरपेक्ष मान लिखते ही ये दोनों जो
साइड में आपने लाइनें खींची हुई हैं, वर्टिकल लाइनें खींची हुई हैं, खड़ी लाइनें, ये आपकी समाप्त हो जाएंगी। जैसे ही आपने निरपेक्ष मान लिखा, इन्हें आप हटा देंगे। इसी तरीके से कोई सा भी पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको जोड़ना बता रखा है, जोड़ने में उसी तरीके से लघुत्तम लेके करेंगे। हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है एब्सोल्यूट वैल्यू आपको निकालनी है किसकी, -3/5 और गुना में -7/11। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, गुना करनी आपको बता ही रखा है। सबसे पहले आप चिन्हों की गिनती करते हैं, चिन्ह कितने आ रहे हैं आपके पास, 2 आ रहे हैं, 2 एक सम संख्या है, तो परिणाम आपका धनात्मक होगा। अंश की गुणा अंश में, 3 की गुणा 7 में करेंगे, 3 7 21, और 5 की गुणा 11 में करेंगे, 11 5 55। तो परिणाम तो ये आया। और जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो इन लाइनों को खत्म करेंगे और केवल संख्यात्मक मान आप लिखेंगे, तो वो आया 21/55। ठीक है, इस तरीके से आपको इन्हें हल करना है। तो 2 प्रश्न आपके पूर्ण होते हैं। आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में आपको दे रखा है x और y, 2 संख्याएं आपको दे रखी हैं, दोनों अलग अलग परिमेय संख्याएं दे रखी हैं आपको भिन्न रूप में, और फिर कुछ आपको रिजल्ट दे रखे हैं, रिजल्ट दे रखा है आपको, और उन्हें आपको सत्यापित करके या हल करके सही विकल्प आपको चुनना है। जैसे तीसरे प्रश्न में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि विकल्प चुनते हुए तुक्का नहीं मारेंगे, पहले आप उसे हल करके देखेंगे। आप देखते हैं तीसरे प्रश्न में x बराबर आपको दे रखा है -1/2 और y बराबर आपको दे रखा है 3/4, और आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ x, यानी कि x का निरपेक्ष मान प्लस में y का निरपेक्ष मान। रखते चले जाइए, माइनस में 1/2, x की जगह x का मान रखा और उसका निरपेक्ष निकालना है आपको। y की जगह y का मान रखा 3/4 और उसका भी निरपेक्ष मान आपको चाहिए। 1/2 का निरपेक्ष मान विद माइनस साइन आपको दे रखा है, कितना हो जाएगा 1/2 प्लस में 3/4। लघुत्तम लेंगे तो 4 आ गया आपके पास, 2 की 4 में भाग करेंगे 2 आएगा, 2 के ऊपर गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 की 4 में भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 की अंश में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर आपके पास परिणाम आपको प्राप्त होता है 5/4। तो कौन सा विकल्प है ये 5/4 आपका, तीसरा विकल्प आपको दे रखा है, तो तीसरा विकल्प इसका सही बैठता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। चौथे प्रश्न में आपको दे रखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/-7। मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर कितने भी ऋण चिन्ह दे रखे हो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। 2 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, तो हमें केवल उसका संख्यात्मक मान चाहिए। संख्यात्मक मान कितना लेंगे इसमें, 3/7। अब देख लीजिए कौन सा विकल्प आपका 3/7 बैठ रहा है, पहला ही विकल्प है, तो पहला विकल्प इसमें सही हो गया। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। पांचवें प्रश्न में x बराबर और y बराबर आपको दे रखा है उसी तरीके से, x बराबर -5/7 दे रखा है और y बराबर आपको दे रखा है 3/4, और फिर आपसे पूछा गया है मॉडुलस ऑफ x, यानी कि x का निरपेक्ष मान और गुणा में y का निरपेक्ष मान। x की और y की जगह ये मान रखते चले जाएंगे, कितना -5/7 x की जगह रखा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और गुणा में 3/4 की एब्सोल्यूट वैल्यू निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान जैसे ही रखेंगे तो चिन्ह तो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास बचा 5/7 गुणा में 3/4, अंश की गुणा अंश में 15 और हर की गुणा हर में 28। ये देख लीजिए, चयन कर लीजिए कि ये कौन सा भाग है आपका, ये फोर्थ पार्ट आपका बैठता है, फोर्थ पार्ट आपका इसमें सही बैठ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से फिर छठा प्रश्न आपको दे रखा है परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान होंगे। छठे प्रश्न में -5/7 का निरपेक्ष मान देखिए कितना होता है, वो भी 5/7 होता है, और इसी तरीके से -5/-7 का निरपेक्ष मान भी यदि आप निकालेंगे वो भी 5/7 ही होगा। तो ये विकल्प कौन से में है आपका 5/7, ये आपका तीसरा विकल्प बैठ रहा है, तीसरा विकल्प इसका सही है। तो ये आपके 6 प्रश्न पूर्ण होते हैं इसी तरीके से। सिंपल है, बड़ा आसान एक्सरसाइज है आपकी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 में रिक्त स्थान दे रखे हैं, रिक्त स्थान में आपको
लेफ्ट साइड और राइट साइड दो साइडें दे रखी हैं, जिनके बीच में आपको रिक्त स्थान दे रखा है और उसमें आपको ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल्स टू, बड़ा है, छोटा है या बराबर है, ये चिन्ह आपको प्रयोग करने हैं। तो इसमें तरीका क्या है कि आप बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को ही हल करके देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सी संख्या किससे बड़ी है या किसी से छोटी है या बराबर है। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 7। इसका पहला ही पार्ट देखिए। पहले पार्ट में लेफ्ट साइड आपको दे रखी है बायां पक्ष, ये आपको दे रखा है -3/4 और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास 3/4। दायां पक्ष देखिए, दाएं पक्ष में आपको दे रखा है एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर -3/4 और +5/8। तो इसे आपको हल करना पड़ेगा। लघुत्तम लेंगे सबसे पहले, एब्सोल्यूट वैल्यू जो कितनी रहेगी अभी, लघुत्तम 4 का और 8 का आ जाएगा आपके पास 8, ठीक है। 4 की भाग करेंगे 8 में, 2 बार चलेगा, 2 की गुना करेंगे ऊपर तो -6 हो जाएगा। प्लस में 8 की भाग करेंगे 8 में 1 आएगा और 5 में ऊपर गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। माइनस के 6 है, प्लस के 5 है आपके पास, तो आपके पास बचेगा माइनस का 1 और बटे में 8। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हुई 1/8, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बायां पक्ष कितना है आपके पास 3/4, दाहिना पक्ष कितना है आपके पास 1/8। अब बीच में जो आपके पास चिन्ह था उसमें आपको ग्रेटर देन या इक्वल्स टू या लेस देन वाला चिन्ह प्रयोग करना है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि 3/4 जो है वो 1/8 से बड़ी है। बड़ी या छोटी देखने के लिए क्या है कि आप उनके हर समान कर सकते हैं, पहले भी आपको बता रखा है। हर समान करने के लिए 2 से अंश में और 2 से हर में गुणा कर सकते हैं, तो ये वास्तव में आपके पास हो जाएगा 6/8। हर अब दोनों के समान है, तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 1 है, तो यानी कि बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष से बड़ा होगा। तो जो रिक्त स्थान है आपका, उस रिक्त स्थान में आपको ग्रेटर देन साइन का, बड़ा है का साइन का प्रयोग करना है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा ये पार्ट है आपके, इनमें से एक पार्ट और करते हैं हम कोई सा। चलिए करते हैं हम इसका चौथा पार्ट। सेकंड और थर्ड आप खुद करके देखेंगे, आसान है। फोर्थ पार्ट की बात कर रहे हैं हम। फोर्थ पार्ट में हम अब की बार बायां पक्ष और दायां पक्ष ना लिख के पूरे के पूरे को हल करके लेते चलेंगे और फिर हम साइन लगाना शुरू कर देंगे। देखिए लेफ्ट साइड में आपको दे रखा है -3/8 प्लस के 1/12, ठीक। और बीच में आपको ये बॉक्स दे रखा है जिसमें आपको ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू साइन का प्रयोग करना है। इधर आपको दे रखा है -1/2 प्लस में 3/4 और प्लस में 1/8। अब हल करना शुरू कीजिए। लेफ्ट साइड को हल करते हैं तो यहाँ पे लघुत्तम 8 का और 12 का, वो आ जाएगा आपके पास 24। आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक। 8 की बात करेंगे 24 में 3 बार चलेगा और 3 की गुणा करेंगे अंश में तो -9 हो जाएंगे। 12 की बात करेंगे 24 में तो 2 बार चलेगा, 2 की गुणा अंश में करेंगे +2 हो जाएंगे, ठीक है। बीच में ये साइन, क्योंकि अभी हम डिसाइड नहीं कर पाए कौन छोटा है कौन बड़ा है, जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक डिब्बा तो चलेंगे लेके, और जैसे ही आप डिसाइड कर लेंगे तब हम इसमें साइन सारे बॉक्सेस में लगा देंगे। यहाँ पर 2, 4 और 8 इनका लघुत्तम होता है आपके पास 8, ठीक। 2 की 8 में भाग करेंगे 3, 3 के अंश में गुणा करेंगे -3, 4 के 8 में भाग करेंगे 2 और 2 के अंश में गुणा करेंगे 6, 8 के 8 में भाग करेंगे 1 और 1 के 1 में गुणा करेंगे 1। आगे देखिए इधर आइए, इधर आपके पास हुआ माइनस के 7, माइनस के 9 है प्लस के 2 है तो माइनस के 7 और बटे में 24। इसका निरपेक्ष मान लेके चलेंगे, बीच में वही आपका बॉक्स से झुका तो चलेगा। इधर देखिए प्लस के आपके पास 7 हो गए और माइनस के आपके पास 3 हो गए, तो आपके पास बचेंगे 4 और बटे में 8, ठीक है। अब देखिए निरपेक्ष मान जैसे ही आप इसका निकालेंगे, इसका निरपेक्ष मान आपके पास होगा 7/24। बीच में वही आपका बॉक्स ऊपर तो चलेगा, इधर निरपेक्ष मान आपका 4/8। अब आपको डिसाइड करना है इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके लिए क्या है, इधर आपका है 24, तो इधर भी 24 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 3 से अंश में और 3 से
हर में गुणा कर देंगे। तो ये कितना आ रहा है आपके पास 12/24। अब दोनों का हर समान है। अब देखिए कि 7 बड़ा है या 12 बड़ा है। 12 आपको स्पष्ट बड़ा दिख रहा है तो ये आपके पास साइन लग जाएगा इधर को, जो भी बड़ा है उसकी तरफ को इसकी पूंछ रहेगी। ठीक है, सिर आपका छोटे की तरफ को रहना है। तो इन सारे बॉक्सेस में अब आप ये लगा सकते हैं और उत्तर आपके पास ये आ जाएगा। तो आपको इन प्रश्नों को हल करके देखना है, उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। अगर बराबर आ जाते दोनों तो हम बीच में इनके बराबर वाला चिन्ह लगा देते। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। 8वें प्रश्न में देखिए, 8वें प्रश्न में भी आपको x के और y के विभिन्न मान दे रखे हैं और फिर आपसे सत्यापित करवाया जा रहा है। 8वें प्रश्न में आपको x बराबर दे रखा है 5/9 और y बराबर आपको दे रखा है 2/3 और आपसे सत्यापित करवाया गया है कि x + y का मॉडुलस बराबर होगा x का मॉडुलस प्लस y के मॉडुलस के। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। देखिए, जो आपको ये सत्यापित करवाया जा रहा है कि आपका सदैव सत्य नहीं है, समीका नहीं है, सूत्र की तरह प्रयोग नहीं होगा। ये केवल इन कुछ प्रश्नों के लिए ही सत्यापित किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूज जो है वो धनात्मक ली गई हैं, जिनका हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दी है। जो परिमेय संख्या दोनों ली गई है वो धनात्मक है दोनों की दोनों। तो हो सकता है इसके लिए ये रिजल्ट आपका सत्यापित हो जाए, अदर के लिए ना हो। तो ये सूत्र नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले नहीं है ये आपके। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है मॉडुलस ऑफ x + y। तो यहाँ पर इसमें x और y का मान रखेंगे। मॉडुलस ऑफ x का मान 5/9 है और y का मान 2/3 है। लघुत्तम लेंगे आप 9 का और 5 का, 9 का और 3 का, लघुत्तम 3 आ जाएगा। सॉरी 9 आ जाएगा लघुत्तम, 9 की 9 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। प्लस में 3 की 9 में भाग करेंगे 3 आएगा और 3 के ऊपर गुणा करेंगे तो 6 आएगा। 5 और 6 कितने हो गए 11/9 और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू यानी निरपेक्ष मान 11/9 ही हो जाएगा। अब लेके चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड RHS। RHS में आपको दे रखा है x का मॉडुलस प्लस y का मॉडुलस। x का मापांक प्लस में y का मापांक। ठीक है, मॉडुलस को मापांक भी कहते हैं, आप निरपेक्ष मान भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। तो हल करना शुरू करते हैं। x का मान था आपके पास 5/9, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में y का था आपका 2/3, उसका निरपेक्ष मान 5/9 का निरपेक्ष मान 5/9 ही होगा और प्लस में इसका 2/3 ही होगा। अब वही आपको लघुत्तम लेना है 9, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 6 आ जाएगा। वही आपके पास हल करके 11/9 आया, जो कि आपका किसके बराबर आ रहा है LHS के। जो लेफ्ट हैंड साइड हमने हल करी थी उसी के बराबर आ रहा है। यही आपको सिद्ध करना था इसमें कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। और यही है आपका फिर सेकंड भी आपका इसमें गुणा का प्रयोग किया गया है, इसमें भी ये आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, गुणा करने में भी इसी प्रकार से। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। 9वां प्रश्न भी ऐसा ही है और उसमें आपका ये जो बराबर था इक्वलिटीज थी आपकी, ये बराबर आपका चेंज होके इनइक्वलिटीज में आ जाता है, यानी कि बराबर नहीं या तो छोटा है या बड़ा है, उसमें आपका एक चेंज हो जाता है। करते हैं प्रश्न नंबर 9। 9वें प्रश्न में आपको x का मान दे रखा है 15/13 और y का मान दे रखा है आपको -2/11। अब आपसे फर्स्ट पार्ट में प्रूव करवाया गया है x + y का मॉडुलस लेस देन हो गया x के मॉडुलस प्लस में y के मॉडुलस के। ठीक है, तो देखिए पहले वाले में, इससे पहले वाले प्रश्न में यहाँ पे इक्वल था, बराबर था और यहाँ पर ये लेस देन हो गया। ठीक है, वही मैं आपको कह रहा था कि पहले प्रश्न में जो आपको दे रखा है वो हमेशा सदैव सत्य के लिए नहीं है, वो आपको केवल कुछ स्पेसिफिक कुछ विशिष्ट संख्याओं के लिए दिया हुआ था। अब इसमें भी इसी तरीके से आपको लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ रही है x + y का
मॉडुलस। x की वैल्यू कितनी है आपके पास 15/13 और प्लस में माइनस में 2/11। इसका आपको निरपेक्ष मान ज्ञात करना है सबसे पहले। तो ये आपके पास हो जाएगा 15/13, ठीक, और माइनस के प्लस में गुना होगी तो यहाँ माइनस आ जाएगा 2/11। अब इसका निरपेक्ष मान निकालिए। तो सबसे पहले क्या है 13 का और 11 का लघुत्तम ले लेंगे जो आपके पास आ जाएगा 143, ठीक है, क्योंकि दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो दोनों के गुणनफल के बराबर इनका लघुत्तम आएगा। 13 के और 11 की गुणा होगी उसके बराबर ही इनका लघुत्तम आएगा, क्योंकि दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं किसी से नहीं कटती, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। चलिए 13 के 143 में भाग करेंगे तो 11 आएगा, 11 के ऊपर गुणा करेंगे 15 में तो वो आपके पास आ जाएगा 165, 165 आ जाएगा, ठीक। माइनस में 11 के इसमें भाग करेंगे 143 में तो 13 बार चलेगा और 13 के ऊपर गुणा करेंगे तो 2 में वो 26 आ जाएगा। अब हल करिए 165 में से आपको 26 घटाने हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 139 अपॉन में 143 के, ये आपके पास आ गया, ठीक है, 139 अपॉन 143। अब आप इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड देखिए क्या आती है, RHS। RHS आपको दे रखी है x का निरपेक्ष मान प्लस में y का निरपेक्ष मान। x का निरपेक्ष मान यानी कि 15/13, x की वैल्यू हमने रख दी है 15/13, उसका निरपेक्ष मान प्लस में y की वैल्यू है हमारे पास माइनस में 2/11 उसका निरपेक्ष मान, ठीक है। अब निरपेक्ष मान निकालिए 15/13 का तो 15/13 ही होगा और यहाँ पर प्लस में माइनस इसमें से छोड़ देंगे क्योंकि निरपेक्ष मान ज्ञात कर रहे हैं, ये आपके पास हो जाएगा 2/11। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ इसके अंदर माइनस हो रहा था, ठीक है, माइनस हो रहा था तो 15/13 में से कुछ घटा होगा तो ये 15/13 से छोटा हो गया होगा। और यहाँ पर क्या है कि इसमें कुछ जुड़ रहा है और जुड़ रहा है तो ये निश्चित रूप से क्या हो गया होगा, बड़ा हो गया होगा। वही आपसे सिद्ध करवाया गया है इस प्रश्न के अंदर। तो अब आपको ये हल करके भी दिखाना है। लघुत्तम ले लीजिए, वही 143 आ जाएगा, ठीक है, और वही यहाँ पर इधर आपके पास 165 आ जाएगा, वही यहाँ पर आपके पास 26 आ जाएगा, ठीक है। जो का जो है बस केवल बीच का जो चिन्ह था वो आपका प्लस में परिवर्तित हो गया है। अब आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 191 अपॉन 143। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास 139 अपॉन 143 आया था और यहाँ पर 191 अपॉन में 143 आया है। तो निश्चित सी बात है कि लेफ्ट हैंड साइड जो थी आपकी वो आपकी लेस हो जा रही है राइट हैंड साइड से, और यही आपको इसमें सिद्ध करना था। अतः सत्यापित होता है जो दिया गया था दी गई संख्याओं के लिए, ये आपने सत्यापित कर दिया। बिल्कुल सिमिलर है आपका इसका सेकंड पार्ट, ये आपका इक्वल है जैसे आपका सेकंड पार्ट 8वें में था, बिल्कुल सेम वही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 हो। अब देखिए 10वें प्रश्न के लिए मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि किसी भी निरपेक्ष मान के लिए दो संभव परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब निरपेक्ष मान आपको दे रखा है, कोई एक संख्या है 10वें प्रश्न में, माना संख्या x का निरपेक्ष मान जो है वो 1/2 आपको प्राप्त होता है। ये x आपकी एक अननोन संख्या है जिसके लिए आपको बताना है कि इसका निरपेक्ष मान 1/2 आ रहा है। तो ये x है कौन? मैंने आपको बताया था कि दो संख्याएं हो सकती हैं, अतः x एक तो आपकी हो सकती है 1/2 ही, क्योंकि 1/2 का निरपेक्ष मान आप निकालेंगे तो वो आपके पास 1/2 ही प्राप्त होगा। तो यहां से क्या होता है, इंप्लाई दैट x बराबर 1/2 के। दूसरा है आपके पास x का मॉडुलस, अगर हम -1/2 का भी निरपेक्ष मान निकालेंगे तो वो भी 1/2 ही आएगा। तो यहां से आपके पास x का मान कितना लेके चल रहे हैं, x बराबर -1/2। तो ये दो आपके संभव परिणाम आए, ये दो संभव आपकी संख्याएं आए जिनका निरपेक्ष मान आपको 1/2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से
आपकी ये प्रश्नावली पूर्ण होती है निरपेक्ष मान वाली। इसके आगे भी अभी परिमेय संख्याएं जो है आपका काफी बड़ा चैप्टर है, इसके आगे भी अभी एक्सरसाइजेज रह रही हैं। तो बच्चों परिमेय संख्याओं को अच्छी तरीके से ध्यान से करते चले जाइए। जितनी भी एक्सरसाइज है आपकी, जितनी प्रश्नावली है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 का जो मैथ्स है, 8वीं कक्षा का जो गणित है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो कंपैरेटिव आगे की क्लासेस जो आपके पास आएंगी 9th की और 10th की जो होंगी, उनके कंपैरिजन में लगभग इक्वल सिलेबस है। इक्वल का मतलब कि जो चीज़ यहाँ आप 8वीं में पढ़ रहे हैं वही चीज़ें आपको वहाँ 10वीं में भी मिलेंगी। लगभग ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ऐसे ही आपको टॉपिक मिलेंगे। तो इन्हीं का वृद्ध रूप आपको 9वीं और 10वीं में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपका बेस कमजोर रह जाता है, यानी कि 8वीं आपकी कमजोर रह जाती है, तो 9वीं और 10वीं कक्षा 9 और 10 में आपको परेशानी आने वाली है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप पढ़ते रहिए, ये 8वीं का मैथ्स अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, ताकि आगे चल के आपको परेशानी ना आए। और यदि आपका मैथ्स बढ़िया है, मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो सारे सब्जेक्ट आपके लिए बड़े आसान हो जाते हैं। मैथ्स मस्त लोगों के लिए है। इसी वजह से मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और मैथ्स करते रहिए। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।